हाय गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाइपर जेड डबल ई रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें एक वीडियो सीरीज चल रहा था और ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड हो चुका है। दिस इज नंबर 8। आप चैनल में जाके वो सब वीडियो देख सकते हो या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज थोड़ा मैं फास्ट जाने वाला हूँ, तो आप लोग अच्छे से सुन लेना। जो भी मैं बोलता हूँ बस ध्यान देना उसमें, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी करना है। तो एक क्वेश्चन आया था कि आइसोटोप डिफर इन, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट। तो इसका आंसर होता है डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक्चुअली जब आइसोटोप होता है तब ये कि कैसे होता है, आइसोटोप मतलब होता है प्रोटॉन नंबर सेम रहता है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होता है, जिसके वजह से उसका मास नंबर में डिफरेंट आता है, ना कि एटॉमिक मास में। ऐसे डेफिनेशन आप कहीं पे पढ़े होंगे या फिर किसी ने सिखाया भी होगा कि एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, बट दैट इज अ रॉन्ग डेफिनेशन जो प्रॉपर है वो होता है एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। तो इसको मैं समझाता हूँ। जैसे क्लोरीन 35 हो गया, उसका आइसोटोप क्या है, क्लोरीन 37। तो ये 35 और 37 जो है ना, ये एटॉमिक मास नहीं है, ये मास नंबर है। मास नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, ये डायरेक्ट इस तरह का नंबर होता है। और इसका जो एटॉमिक मास है वो आपको देखने को मिलेगा, अगर पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको पता चल जाएगा 35.5 या फिर 35.45 इस तरह से रहता है। तो ये क्वेश्चन तो पहले आ गया। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग भी आ सकता है, जैसे आइसोटोप आ गया, अब आ सकता है आइसोबार मतलब क्या होता है। तो आइसोबार आप कैसे सीखोगे। आइसोबार मतलब क्या होता है, जो ऊपर का है, ऊपर का वाला मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। एक होता है आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम रहता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप देख लेना, इतना सारा है। अब एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, जिसके लिए एक क्वेश्चन भी किया है पार्ट 7 में। आइसोस्टर का ऊपर CH2 का आइसोस्टर क्या होगा, जिसका NH आंसर था। तो चलो ये आप डेफिनेशन देख लेना, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, सबका एग्जाम्पल भी देख लेना, क्या पता कौन सा आ जाए। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच कंपाउंड हैज मोर डीशिल्डेड प्रोटॉन। तो ये डीशिल्डेड प्रोटॉन किसका डीशिल्डेड ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है साइड में जो अटैच है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर हो गया 1। उसके बाद पूछा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ब्यूटाइल कैटायन। तो देखो कैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, वो होता है इस तरह से 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री का कार्बन है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर 3 डिग्री वाला आ जाए तब कैसे हैंडल करोगे, तब आपको देखना है कि R ग्रुप है, एराइल ग्रुप है, क्या है। अगर एराइल ग्रुप हुआ तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, बेंजीन वगैरह ऐड होता है, तो वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया C। चलो जल्दी जल्दी जाते हैं। सिर्फ आप मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें ध्यान देना और जल्दी जल्दी समझ में लेना। यहाँ पे दिया है sp हाइब्रिडेशन का एंगल क्या होता है। देखो sp का होता है 180 डिग्री, क्या पता दूसरी बार sp2 पूछ दे, तो 120 डिग्री। और sp3 का होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बट ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना है, मेरा चैनल का पहला वीडियो वहीं पे है, हाउ टू फाइंड आउट sp हाइब्रिडेशन। तो आप उसमें जाके देख लेना। और बॉन्ड एंगल के ऊपर भी एक वीडियो है, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो sp3 का इतना होता है ना, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, आइडियल कंडीशन में। बट अगर लोन पेयर आ गए तो एंगल में डिफरेंस आता है, आप जाके चैनल में देख लेना जल्दी जल्दी। उसके बाद दिया है द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। हाँ, फ्री रेडिकल का भी जो वो होता है ना, स्टेबिलिटी सेम होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये तो 1 डिग्री हुआ, काटो, ये क्या, ये तो 2 डिग्री हुआ, R2 मतलब 2 डिग्री, ये R3C डॉट, डेट मीन्स इट्स 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। यहाँ पे कैसे निकालोगे, यहाँ पे एराइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एराइल में ऐसा होता है, बेंजीन ग्रुप रहेगा C डॉट, सपोज यहाँ पे फिर से बेंजीन ग्रुप रहेगा, या फिर कोई भी एराइल ग्रुप रह सकता है इस तरह का, ठीक है ना। तो एल्काइल से ज्यादा ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें कंजुगेशन आता है। तो ये आंसर ये हो गया। उसके बाद देखो क्या दिया है, एज पर वुडवर्ड फिशर रूल व्हाट विल बी द लैम्डा मैक्स। देखो ये क्वेश्चन लेने का मेरे पीछे रीजन जो है ना, एक्चुअली ये सब सिखा चुका हूँ तो लेना नहीं चाहता मैं, फिर भी ये लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से लिया। सबसे पहले तो आपको क्रोमोफोरिक रीजन को मार्क करना है, ये हो गया आपका क्रोमोफोरिक रीजन। उसके बाद देखो
यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में इतना सारा डबल वन है, ये सिस में है, ये ट्रांस में है। अब कौन सा लोगे? सबसे पहले बेस वैल्यू लेना है, बेस दिखाई दे रहा है ना, हाँ बेस वैल्यू सिस वाला लेना है। सिस के लिए हो जाएगा 254। उसके बाद कॉन्जुगेशन में और एक्सटेंडेड डबल वन कितना है? एक्सटेंडेड, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, एक्सटेंडेड डबल वन। एक्सटेंडेड डबल वन 2 है, 2 के लिए आप ऐड कर दो 30 + 30 60। उसके बाद उसमें क्या क्या साइड चेन आ जाएगा? 1 2 3 4 5। इसको नहीं लेना है, 5 को लेना है। इसको क्या बोलते हैं? साइड चेन। साइड चेन 5 का आ जाएगा 25। इसके बाद आपको क्या देखना है? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है क्या? एक्सोसाइक्लिक है क्या? देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड होगा इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक, दैट मीन्स 5 हो गया। और ए बॉन्ड होगा इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक और 5 हो गया। और ए रिंग होगा इस, ए बॉन्ड होगा इस रिंग के लिए, तो 15 हो जाएगा प्लस। और उसके बाद एडिशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये है सब्स्टिट्यूशन, OCO-CH3 एसाइल ग्रुप। क्या इसका 5 ऐड होगा या फिर नहीं होगा? देखो OCO-CH3 एंड NOCO-CH3 ये दोनों ग्रुप अगर रहा ना, तो उसके लिए 0 सब्स्टिट्यूशन और 0 एडिशन होता है, तो कोई एडिशन नहीं होगा। तो चलो ऐड करते हैं, 10 4 14 1 6 से 12 तक 354। तो ये 354 देखो मैच हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी। और इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा 254 तो इसका ही आ रहा है, सिस का। ये आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको पहले ही काट देना है। इसे 298 भी नहीं आएगा। और 254 के साथ अगर 60 ऐड करोगे और उसके बाद साइड चेन, तो ये भी नहीं आ सकता। जल्दी जल्दी इलिमिनेट करना, काउंट भी नहीं करना, देख के ही पता चल जाएगा अगर इस तरह से हुआ। ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन लिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा था, कुछ लिखा था उसका। जो बाद उन्होंने बोला वो यही था कि C13 स्पेक्ट्रम में 6 पीक आया और HNMR PMR पीक में आया 5 एंड 6। तो नीचे का कंपाउंड कौन सा होगा वो फाइंड आउट करने दिया। देखो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले एक ऑप्शन लेना और या तो C13 या तो HNMR, दोनों में से किसी एक का फाइंड आउट करना। अगर मैच हुआ तो सेकंड वाला करना। तो मैं HNMR का कर रहा हूँ। इस दोनों के लिए सेम होगा, एक पिक, इसके लिए दूसरा पिक, इसके लिए तीसरा पिक, ये होगा चौथा, ये 2 के लिए 5 एंड दिस इज 6। तो HNMR का कितना पिक भी दिया है? 5। यहाँ पे कितना आ रहा है? 6। इसको काटो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड में जाते सबसे पहले HNMR देख लेते हैं। इस तीनों के लिए 1, इस दोनों के लिए 1 आएगा, इस दोनों के लिए 1 आएगा 3, इस 2 CH3 के लिए 4 और ये वाला के लिए 5। तो 5 हो गया। तो एक ऑप्शन तो 5 पिक का ये मैच कर गया। अब 6 पिक वाला कार्बन का, तो कार्बन का एक बात याद रखना, चाहे CH हो, CH2 हो, CH3 हो, हर में एक एक पिक आएगा। और अगर C हो, ओनली C, दैट मीन्स क्वाटरनरी कार्बन, इस तरह से हो चारों ओर से, तब भी उसका भी पीक आता है। ये गलती मत करना। यहाँ पे HNMR नहीं आता है क्योंकि H है ही नहीं, तो कहाँ आएगा, मगर C13 में आता है। तो देखो जो H का आया है वहां पे तो सेम आएगा ही, और एक क्वाटरनरी कार्बन रह गए, उसमें 6 वाला आ जाएगा C13 के लिए। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह का क्वेश्चन में अगर एक करेक्ट ऑप्शन मिल गया ना, तो पीछे वाला ऐसे ही ट्राई मत करो। एटलीस्ट नाइपर एग्जाम में तो वो चेक ही मत करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसमें चेक नहीं कर सकते। ये सब ऐसे ही काट दो, ये सब मैच होगा ही नहीं। उसके बाद देखो क्या पूछा है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट शोइंग। कौन सा एलिमेंट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, दैट मीन्स NMR एक्टिव नहीं होगा। तो उसके लिए देखो C13, हाँ C13 तो होता है, C13 NMR होता है, F19 भी होता है, और P31 वो भी NMR होता है, जो अब बाद में हायर लेवल में सीखने को मिलेगा। और O16 का नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कौन नहीं हुआ पूछा। उसके लिए 2 क्राइटेरिया याद रखना। एक नंबर, जो ऊपर का हमारा मास नंबर होगा, मास नंबर शुड बी ऑड, मास नंबर ऑड होना चाहिए। और दूसरा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज आई वैल्यू। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हारा फ्रैक्शन में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए। 2 स्पिन क्वांटम नंबर होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज S, और न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय I। तो I का वैल्यू फ्रैक्शन में रहना चाहिए। हाफ हो गया, 3/2 हो गया, 5/2, 7/2, एनीथिंग हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करता। तो उसी हिसाब से आप फाइंड आउट करना। सबका देखो ऑड है, ऊपर 16 है, यही लगा दो, और कोई दूसरा है ही नहीं। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बहुत कम है। हाँ, इन रिवर्स फेज HPLC
क्या दिया है, C18 स्टेशनरी फेज, मतलब C18 कॉलम यूज किया है, व्हिच आर ग्रुप ऑफ द विल रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम किसका ज़्यादा होगा अगर इस कंपाउंड का तुमने SPLC किया तो। देखो ये तो क्वेश्चन मेरा फील का हो गया, मैंने MS फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में किया है। देखो रिवर्स फेस मतलब क्या होता है, रिवर्स फेस मतलब होता है स्टेशनरी फेस नॉन पोलर होगा। अगर यहाँ पे अच्छा हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है कि C18 कॉलम, दैट मीन्स नॉन पोलर कॉलम। अगर ये नहीं देता फिर भी रिवर्स फेस से आपको ये पता करना है कि ये नॉन पोलर कॉलम का बात कर रहे हैं। अगर नॉन पोलर कॉलम हुआ उसमें रिटेंशन टाइम किसका ज्यादा होगा, उसी ग्रुप का ज्यादा होगा, उसी कंपाउंड का ज्यादा होगा जो ज्यादा नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कैसे फाइंड आउट करोगे, अब देखो आर ग्रुप का कौन सा होने से नॉन पोलर होगा, OH ना, OH तो पोलर होता है, NH2F ये सब तो नहीं होगा, ये सब दूसरा कॉलम यूज करेगा। एक बात याद रखना, जब कार्बन चेन लंबी होते जाते हैं तब क्या होता है, वो कंपाउंड नॉन पोलर बन जाता है, और इसके लिए ये आंसर है CH2 CH3 CH3। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा दिमाग लगाना। रिवर्स फेस मतलब स्टेशनरी फेस नॉन पोलर, तो हमारा ऐसा कंपाउंड चाहिए जो नॉन पोलर ज्यादा है। नॉन पोलर ज्यादा होने के लिए कार्बन नंबर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन दे दिया, इफ इन कंपाउंड X हैज फॉर्मूला C2H7N, C2H7N दिया है, shows doublet at 3423 and 3236 सेंटीमीटर, असाइन द बॉन्ड टू बेंड्स टू इट। कौन सा कंपाउंड हो सकता है, देखो यहाँ पे CH3 NH2 CN एंड CH2 दिया है। CN का तो होने का कोई चांस ही नहीं, ये आंसर है NH2। NH2 में बेसिकली क्या होता है, देखो NH सपोज इस तरह से है ना, तो एक बार क्या होता है सिमेट्रिक होता है, ए बॉन्ड इलोंगेट होगा, ए भी इलोंगेट होगा, एक बार सिमेट्रिक होगा, और एक बार क्या होता है ये सपोज इलोंगेशन हो रहा है और ये क्या होगा, ये शॉर्टर होगा, ये इधर की ओर आएगा। तो इसके वजह से सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की वजह से दो पिक आ जाते हैं, जो 3423 एंड 3236 में आता है। तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं व्हिच हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका ज्यादा होगा, इसके लिए एक चीज याद रखो, जो sp हाइब्रिडाइज है उसका सबसे ज्यादा है, फिर sp2 का है, फिर sp3 का है। और इसका जो तुम्हारा क्या बोलते हैं एसिडिटी या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, एसिडिटी और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबका ऐसा ही ट्रेंड होता है, sp2 एंड sp3। अगर sp हाइब्रिडाइज हुआ तो एसिडिटी भी ज्यादा होगा। किसी ने एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो उसका एक आंसर निकालने का तरीका यही है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी आप कर सकते हो। तो ये आंसर हो गया ए। देखो ये क्या दिया है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, 10-11 का है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस द एसिड बेस आर्हेनियस के हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं। देखो आर्हेनियस ने क्या बोला था, किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर में डिजोल्व करने से H+ निकलता है तो वो होगा एसिड, और अगर OH- डोनेट करता है या फिर OH- निकलता है तो वो है बेस। तो उसके हिसाब से ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब हमको सीखना है कि बाकी लोगों ने भी क्या क्या फॉर्मूला दिया है। आर्हेनियस का तो इस बार आ गया, अगर आप बाकी का नहीं सीखा तब तो ये अगर सिर्फ इतना ही सीखना है तब तो क्वेश्चन बैंक में ही था, तो हसन एकेडमी का क्या काम है। तो देखो बाकी का सिखाता हूँ। आर्हेनियस का हो गया, उसके बाद आपका एक है ब्रॉन्स्टेड लोरी, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, लिखना तो पड़ेगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या किया था, क्या बोला था, उन्होंने बोला था एसिड वो होगा जो H+ डोनेट करेगा, ठीक है ना, और बेस कौन होगा, बेस वो होगा जो उसी H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, H+ एक्सेप्टर, ठीक है। ये पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम। उसके बाद एक आया ल्यूइस वाला। ल्यूइस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है। ल्यूइस में एक चीज याद रखना, देखो LA से याद रखना, ल्यूइस एसिड, L मतलब लोन पेयर, और A मतलब एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। और लुइस बेस, L मतलब लोन पेयर, और जो वो एक्सेप्ट करेगा लुइस एसिड, वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, वो बेस डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट, जो डोनेट करेगा उसी को एक्सेप्ट करेगा। ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल है। LA मतलब लुइस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, LB मतलब लोन पेयर डोनर, जो डोनेट करता है वो लुइस बेस हो जाएगा। उसके बाद और एक आया है जो मतलब यूनिवर्सल है, सबके लिए यूज हो सकता है और वो सब में फिट भी होता है। वो देखो अगर
आपका नॉन एक्वा सॉल्वेंट के लिए ना तब भी वो यूज होता है। उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट में दिखा देता हूँ इधर किस तरह से होता है। सपोज ए बी है, ठीक है, तो ए बी को अगर आप फ्रेगमेंट करोगे तो ए प्लस एंड बी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर ए डी उसमें ऐड करोगे तो क्या हो सकता है, ए डी ऐड करने से अगर सपोज ए प्लस डी माइनस इस तरह से फ्रेगमेंट हुआ, ठीक है। तो ए बी का कैटायन क्या था, ए प्लस था तुम्हारा कैटायन और बी माइनस था एनायन। और अब जब ए डी ऐड किया उसमें भी जो पॉजिटिव है वो तो कैटायन हो गया, ए प्लस कैटायन एंड डी माइनस एनायन। तो अगर ए बी में ए डी ऐड किया तब आपको क्या मिल रहा है कि ये जो कैटायन है ना, कैटायन का जो पोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो फार्मूला है ना, ये सबसे एक्सेप्टेबल फार्मूला है। और इसमें क्या बोला जाता है, तो किसी सॉल्वेंट में अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट आप ऐड किया और वो पहला वाला सॉल्वेंट का कैटायन इंक्रीज कर रहा है, डेट मीन्स सेकेंड वाला एज ए एसिड काम कर रहा है। और अगर एनायन को इंक्रीज करेगा दैट मीन्स इट इज वर्किंग एज ए बेस। तो ये याद रखना कॉन्सेप्ट, ये हर जगह में काम होता है, ये नॉन एक्वस के लिए बहुत ज्यादा काम होता है। तो उसके बाद क्या दिया है लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हाँ, एसिड के ऊपर जिसने भी ये पूछा था, देखो या इस तरह का क्वेश्चन में कैसे निकालोगे, यहाँ पे तुमको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आया तो हाइब्रिडेशन निकाल दो, sp3 sp3 sp2 एंड sp। और एसिडिटी हाइब्रिडेशन के तरफ से अगर एसिडिटी देखा गया तो sp सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर sp2 फिर sp3। हाइब्रिडेशन अगर नहीं आता है तो मेरा पहला वीडियो में जाओ, सीख के आओ वहां से। देखो sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 sp3 इस तरह से एक हो गया। सपोज ये फॉर्मूला, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर ये हो गया। सपोज ये फॉर्मूला आपका काम नहीं आ रहा है, तब जो सेकंड है वो आप किस तरह से निकाल सकते हो, जो एग्जैक्ट एसिडिटी निकालने का फॉर्मूला है वो है पीके। कहीं पे अगर पीके वैल्यू दिया हुआ है तो याद रखना पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, जो भी लिखो एसिडिटी। अगर पीके वैल्यू किसी का माइनस में है किसी का प्लस में है तो जो माइनस में है जिसका कम है वो एसिडिक ज्यादा है। और उसके बाद कुछ याद रखने का तरीका हो गया, जैसे फ्लोरीन हेलोजन हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो जब क्या करेगा तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ HF HCl HBr ऐसे फॉर्म करेगा, तो उसका नीचे की ओर जब आते रहोगे ना तब आपका एसिडिटी बढ़ता जाएगा। जैसे HI का सबसे ज्यादा है, देन HBr का, देन HCl का, देन HF का। तो इस तरह से आप एसिडिटी कर सकते हो। और बेस वाला भी एक दिन दिखा दूंगा अगर क्वेश्चन हुआ तो, टाइम मिला तो। देखो इसके बाद आज क्वेश्चन इतना ही था। हाँ, किसी ने मैक्लेफर्ते रीअरेंजमेंट के बारे में पूछ रहा था, वो कुछ खास है नहीं, वो काफी इजी है, तो फिर भी दिखा देते हो वो क्या है। जो स्टूडेंट वो पूछ रहा था वो हर रोज मेरा वीडियो देख रहा है, कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए कर ही देता हूँ। देखो ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, तो यहाँ पे मैंने Y लिखा। Y मतलब कुछ भी हो सकता है, Y मतलब या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या तो R ग्रुप हो सकता है, या फिर NH2 हो सकता है, ठीक है, और कुछ दूसरा भी हो सकता है, देख लेना। और उसके बाद जो नेक्स्ट इधर ग्रुप होगा उसको मैं थोड़ा ऐसे सजा के लिखूंगा, ऐसे घुमा के लिखूंगा ताकि तुमको समझ में आए। मैक्लेफर्ते रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये अच्छे से समझ लो होता क्या है। इसके बाद यहाँ पे एक कार्बन हुआ, इसके बाद मैंने क्या किया, एक कार्बन यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हो। इसके बाद एक कार्बन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हर किसी का अलग अलग नाम है, ठीक है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप से जो पहला कार्बन अटैच है इसको बोलता है अल्फा कार्बन, इसको बोलता है बीटा कार्बन, इसको बोलता है गामा कार्बन। अब मैक्लिफर्ते रीअरेंजमेंट होने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 में क्या बोल सकते हो कि कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए, ठीक है, और इधर या तो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप अटैच मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाने से एल्डिहाइड, अगर R ग्रुप आ गया तो कीटोन, NH2 आ गए से एमाइड, तो एमाइड इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जो गामा कार्बन है अल्फा बीटा गामा, मतलब इस पोजीशन से थर्ड वाला में एक हाइड्रोजन रहना जरूरी है। अगर ज्यादा भी हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर मिनिमम एक तो रहना चाहिए। सपोज मैंने तीनों दे दिया, ये R ग्रुप भी हो सकता है और यहाँ पे भी कुछ भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। सपोज मैंने हाइड्रोजन दे दिया 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कितना 2 हाइड्रोजन दे ही देता हूँ, ठीक है। सपोज इस तरह से ग्रुप है। अब तुमको क्या करना है, मैक्लिफर्ते रीअरेंजमेंट में यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना, ओरिजिनली जो होगा वो मैं बाद में एग्जाम के बाद जब मैक्लिफर्ते रीअरेंजमेंट अच्छे से समझाऊंगा ना, तब मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। एक्चुअली ये फ्री रेडिकल होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, एक फ्री रेडिकल इधर एक इधर रहता है, फिर ये जो हाइड्रोजन है ना ये भी बीच में ब्रेक डाउन होगा, और उसके बाद क्या होगा,
एक हाइड्रोजन जो है ना ये इधर आ जाएगा और इसका जो एक एक फ्री रेडिकल रह जाएगा ना वो मिलके एक डबल बॉन्ड कर लेगा तो एल्कीन प्रोड्यूस कर देगा। तो देखो मैं आफ्टर ऑल फाइनल प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो इसमें स्टेप भी है, स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ मैं। सपोज ये जो हाइड्रोजन है ना ये इधर आ जाएगा इसके साथ और इसको ऐसा हो गया सपोज, और उसके बाद एक ये वाई जो भी है ये इधर रह गया और इसके बाद एक डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड सपोज यहाँ पे आ गया CH2 रह गया। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस ये जो CH2 था ना ये तो एक साथ हो गया CH2, और ये जो एक फ्री रेडिकल रह गया था इसका और नीचे का एक फ्री रेडिकल मिलके यहाँ पे पाई बॉन्ड कर लेगा। जब मास करोगे तो ये तो न्यूट्रल बन गया, ये तो करेगा नहीं कुछ। और इसका M/Z कितना होगा वो डिपेंड करता है कि इधर क्या था इधर क्या था, काउंट कर लो बस सिंपल। इसका M/Z पूछेगा तुमको, या फिर अगर डायरेक्ट कंपाउंड भी पूछा तो यही है। सिर्फ एक चीज याद रखना, गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, गामा हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ लगेगा और ये जो अल्फा और बीटा के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटा देना होता है और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, यहाँ पे एल्किन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इथिन हो गया, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे आर ग्रुप क्या है उस हिसाब से सेम सजा देना, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। एल्किन प्रोड्यूस हो जाएगा और इधर से इस तरह से इसको मेंटेन कर देना और इसका जितना भी नंबर होता है वो ऐड कर लेना, M/Z का काउंट कर लेना, बस हो गया, इतना ही काम है। अब आज इतना ही है। और किसी ने IR का कुछ पूछ रहा था कि IR मेमोरीज वगैरह कुछ, मैंने समझा नहीं क्या पूछना चाह रहा है। अब ईमेल कर देना जिसका भी वो प्रॉब्लम था, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद देखो आज 29 है, कल को 2 वीडियो आ सकता है। एक आएगा जो मेरा लास्ट मिनट वीडियो होगा फॉर टिप्स, लास्ट मिनट टिप्स फॉर नाइपर एस्पिरेंट। वो मैं कुछ टिप्स दे दूंगा कि किस तरह से आप 2 घंटा को अच्छे से यूटिलाइज करके ना ज़्यादा मार्क ला सकते हो, क्योंकि 2-4 मार्क का बहुत डिफरेंस होने से भी आपका रैंक काफ़ी पीछे हो जाएगा। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको जो बहुत ज़्यादा काम का है। तो एटलीस्ट वो वीडियो तो आप वेट करना कि देख लेना, अगर सही लगे तो वो यूटिलाइज भी कर लेना। और दूसरी बात, एक वीडियो आएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर। देखो 4-5 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो अगर मिस हो गया ना, क्योंकि हर कोई फार्मा का कर लेगा, वो अगर मिस हो गया तो आपका रैंक थोड़ा पीछे जा सकता है। तो मैं ऐसा टिप्स दे दूंगा कि वो निकल जाए। तो जितने भी क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का आया है वो करा दूंगा। और एक लास्ट में वीडियो आएगा जिसमें पूरा केमिकल का रिएक्शन होगा, मैक्लीफर्ते हो गया, बियर विनेगर हो गया, बैक रीअरेंजमेंट, कुछ भी जो था सब दिखा दूंगा, जल्दी से जल्दी दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह हैंडल करना है। और आप लोग वीडियो को काइंडली शेयर करो यार, शेयर नहीं करते। और जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारा ना वो ईमेल में बोलो, ईमेल में मुझे बोलो, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिस तरह की है। और टाइम काफ़ी कम है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कुछ टॉपिक में तो वो स्किप कर भी सकता हो अभी, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। जितना पुराना हो सके सीखो और ईमेल करो, कुछ भी प्रॉब्लम है ईमेल करो, इस चीज़ को समझो अच्छे से। ये मैक्लीफर्ते तो मैंने समझा दिया, होप करता हूँ आपको समझ गए, आप लोग समझ गए होगा। मैक्लीफर्ते कुछ खास है नहीं, बस इतना ही था। और बाकी जितना भी रिएक्शन है वो भी समझा दूंगा। एक रिएक्शन का वीडियो, एक जनरल एप्टीट्यूड का वीडियो, एक टिप्स का वीडियो, 3 वीडियो तो मिनिमम आएगा। और आपका कुछ डाउट ज़्यादा रहेगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर among your friend and anyone who is doing B Pharma or Naipar aspirant, please do share. Thank you.